नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान की अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें पहले परिचय से शुरुआत करते हैं और आपको हम बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेन कापी लेकर बैठें। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास 12th में है। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 12th में है, ये उनके लिए वीडियो है। तो आप पेन कापी लेकर बैठें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले परिचय। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर पहले वैद्युत आवेश की बात कर लेते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है, हम लोग कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के बारे में एक छोटा सा इतिहास है। हम आपको बता दें कि लगभग में 2500 वर्ष पहले, ठीक है, 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। तो उन्होंने क्या किया कि एक अंबर नामक पदार्थ को जो है ऊन से रगड़ने के बाद जब उन्होंने कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए तो उन्होंने देखा कि वो कागज़ के टुकड़े उस पर क्या हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। जब उसको आकर्षित हो जाते थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो छड़ है ये आवेशित हो गया, मतलब इस पर जो आवेशित नहीं, बोले कि वो जो है ये आपका इलेक्ट्रीफाइड हो गया, वैद्युतमय हो गया। तो और उन्होंने इस गुण को कहा कि ये भाई ये आवेश हो गए, तो इसको कहा कि भाई ये छड़ जो है आवेशित हो गए। इस प्रकार से आवेश का उत्पन्न हुआ। जैसे दोस्तों, अगर आप पेन को अगर आप देखेंगे अपने बाल में रगड़ने के बाद अगर कागज़ के टुकड़े के पास लाएंगे, देखेंगे उसमें चिपक जा रहा है। देख रहे दोस्तों, ये चिपक जा रहा है इसमें, देखिए ये चिपक गया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए इस प्रकार कहते हैं कि ये आवेशित हो गया। तो यही प्रयोग उन्होंने किया था। तो अब भाई यहाँ से हुआ तो कहेंगे सर आवेश तो यहाँ से बन गया, लेकिन अब धनावेश और ऋणावेश ये कैसे हुआ, कि ये कैसे पता चला कि धनावेश और ऋणावेश है। तो इसके पीछे क्या हुआ कि अगर हम एक कांच की छड़ को जो है रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद उसको हमने लटका दिया। ठीक है, उसको लटकाने के बाद एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद उस छड़ के पास ले गए तो देखा कि वो जो लटकी हुई छड़ थी वो उस कांच की छड़ से दूर हटती प्रतीत हुई। जब दूर हटती प्रतीत हुई तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरा प्रयोग किया कि अभी जो एक आबनूस की छड़ थी, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद उसको फिर हमने उसी रस्सी से बांध कर लटका दिया और एक दूसरी आबनूस की छड़ फिर उसके पास रगड़ कर ले गए बिल्ली की खाल से। तो देखा कि वो जो छड़ लटकी हुई थी वो फिर प्रतिकर्षित हो गई, उससे दूर हट गई। तो जब उन्होंने देखा, फिर हमने क्या किया कि एक जो है कांच की छड़ थी, कांच की छड़ को रेशम की खाल रेशम कपड़े से रगड़ने के बाद उसको धागे से लटका दिया और जो दूसरी हमारे पास आबनूस की छड़ थी, आबनूस की छड़ को भी बिल्ली के खाल से रगड़ने पर जब उसके पास ले गए तो देखा कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हमने पाया कि यहाँ पर भाई दो वस्तुओं पर, दोनों पर अलग अलग आवेश है। एक वहीं पर दूर भाग रहा है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इससे हमने यह जाना कि भाई आवेश तो ये दो प्रकार के हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा है तो अगर सबके साथ ऐसा होता तो आवेश एक ही प्रकार से होता। इस प्रकार से आवेश क्या हो गए, दो प्रकार से हो गए। तो फिर बाद में यहाँ जाकर पता चला कि जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ को जिस पर हम लोग रेशम से जो है रगड़े थे, तो रेशम से रगड़ने के कारण जो क्या था, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कपड़े पर चले गए थे, जिस कारण कांच का छड़ जो था वो धनावेशित हो गया। और जो आबनूस की छड़ थी, आबनूस की छड़ को जो बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे तो बिल्ली की खाल से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं। दोस्तों, आबनूस एक लकड़ी होती है, उसी की बात कर रहे हैं। तो आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं जिस कारण वो आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से आवेश कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। कौन कौन से दोस्तों, एक धनावेश और ऋणावेश। तो आपको पता हो गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार के होते हैं। तो भैया आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से अभी हमने बताया, पहला आपको धनावेश और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ऋणावेश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है दोस्तों, इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हुई, धनावेश और ऋणावेश। तो अब इसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं कि भाई आवेश तो बन गए कि आवेश कैसे होता है और क्या क्या वर्क करता है, कैसे। तो धनावेश और ऋणावेश, तो इसके बारे में भी बात हो गई। तो देखिए, आप धनावेश कोई कहेगा कि भाई धनावेश कैसे आएगा, तो आपको याद रखने वाली बात है कि धनावेश तभी आता है जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि इस पर धनावेश आ गए हैं। ठीक है, और यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कारण, या फिर कोई आपसे पूछे कि धनावेश की परिभाषा क्या दोगे, तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण किसी पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश, तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण यदि किसी पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हम एक और बात बता दें दोस्तों, अगर आप जैसा कि जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितने होते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए कितना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, और ये ऋण आवेश में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिस्टम आता है, उस सिस्टम को हमको बता देते हैं थोड़ा सा, कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिजेशन बोलते हैं। ठीक है, आवेश का क्या कहते हैं दोस्तों कि क्वांटिजेशन। ये कभी कभी कोई पूछ लेता है कि आवेश का क्वांटिजेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटिजेशन क्या होता है इसको हम लोग बताते हैं। इसको हिंदी में अगर बात करें तो आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, किसी भी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन, जो आवेश की मात्रा होगी, वो आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणित होगा। यही है देखिए आवेश का क्वांटीकरण। एक बार फिर सुन लीजिएगा दोस्तों, अपने से लिख लीजिएगा कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होगी वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणित होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं, अगर कोई कहे कि भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3, क्या यह आवेश कूलाम इतना का हो सकता है? तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, ये जान लीजिए, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आवेश जो रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता है, और ये पूर्ण रूप में रहेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप कहें तो आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो इतनी मात्रा में रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया ये कम हो जाए या इससे इसको तोड़ दे, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही है आवेश का क्वांटीकरण या फिर आवेश का क्वांटिजेशन। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों, एक और है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो आवेश संरक्षण क्या होता है भाई, इसको हम लोग समझ लेते हैं। आवेश संरक्षण, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखिए, तो पहले दोस्तों हम आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में क्या था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत करता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल जो है क्या होता है, आप इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, या एक आवेश को दूसरे आवेश में स्थानांतरित कर सकते हैं, एक आवेश को दूसरे आवेश पर स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि आप कांच के छड़ को जो है अगर आप रेशम से रगड़ रहे हैं तो क्या हुआ कि भाई आपका कहेंगे सर छड़ तो पॉजिटिव हो गया, तो छड़ पॉजिटिव हो गया भैया, तो यानी इसका मतलब हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हट गए। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हट गए तो भाई कहाँ पर चले गए, वो उस रेशम के कपड़े पर चले गए। तो जब उस रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण हुआ ना, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर आवेश संरक्षण पूर्ण रूप से क्या है, संरक्षित है। तो यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों। तो आप ये लिखते चलिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितने हिंदी मीडियम्स वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अब वैद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, और इसके बारे में इसकी थोड़ी सी परिभाषा भी देख लेते हैं और कैसे कैसे वर्क करता है सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होगा, हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पर से दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे थोड़ा सा अधिक टाइम हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगला, तो आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो हम आगे की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, अगला टॉपिक है 2, 3, चौथा वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का मात्रक, तो दोस्तों वैद्युत आवेश की मात्रा की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखा गया कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक से गुजरने वाला जो आवेश होगा वो 1 कूलाम का होगा। ठीक है, तो वो जो आया दोस्तों कहाँ से आया, देखिए वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वैद्युत धारा होता है उसको आप याद रखिएगा, वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा होता है दोस्तों वो होता है आवेश बटा समय। ठीक है,
आवेश बटा समय, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आवेश को हम लोग प्रायः क्यू से दिखाते हैं दोस्तों, आवेश को प्रायः किसे दिखाते हैं, क्यू से। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी ये होता है फार्मूला, आप इसको याद रखिएगा। हम लोग यहीं से देखिए, आप अगर हम लोग की आवेश की मात्रा निकालनी हो तो यहाँ से आवेश को क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आप लिखें तो Q बराबर I क्या है दोस्तों, वैद्युत धारा है। तो वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। और इसका जो समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है दोस्तों, समय का सेकेंड होता है। यानी वैद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर और इसका सेकेंड। तो इस आवेश का एक मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, लेकिन इसका बहुत ही चर्चित मात्रक है कूलाम, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, कूलाम। तो आप इसको याद रखिएगा, आवेश का जो मात्रक हो यानी Q का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपका ये कूलाम। तो ये आपको याद होगा। और इसकी परिभाषा हमने बोला आवेश की परिभाषा फिर सुन लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि एक कूलाम का आपकी परिभाषा क्या होगी तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे, ठीक है। तो जो एक कूलाम की परिभाषा होगी, एक मिनट, यस हाँ, तो दोस्तों जो एक कूलाम की परिभाषा होगी, आप ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा है ना, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक से गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आइए चलते, कूलाम को प्रायः सी से दिखाते हैं दोस्तों, तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ से क्वांटाइजेशन तो ही गया है। अगला हम टॉपिक चलते हैं जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, तो आप इसको VIMP कर लीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम्स का नियम। ठीक है दोस्तों, इसका क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, कूलाम का नियम। ठीक, सॉरी, यस हाँ, तो कूलाम के नियम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कूलाम का नियम है क्या, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो कूलाम का नियम देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार से रिलेट करेगा आपका वैद्युत आकर्षण के नियम से, जो कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उससे रिलेट करेगा। देखिए दोनों की परिभाषा एकदम सेम टू सेम है, आप दोनों को याद कर लीजिएगा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, ठीक है, हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, आपको याद, आप भी लिख लीजिएगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख कर चलेंगे तो आपको अच्छे से परिभाषा याद हो जाएगी, हर एक चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश Q1 है और यहाँ पर दूसरा आवेश है Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होता है, तो इनके नियम अनुसार, इन्होंने एक कूलाम का नियम है, कूलाम ने इसको दिया था। तो और इसमें एक और बात है कि हाँ, यह बल जो होगा उन दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होगा, यानी जो रेखा मिलाई जा रही है वो इन्हीं के अनुदिश ये बल काम करेगा, या तो इस तरफ रहेगा या तो इस तरफ रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, हम एक लाइन लिख भूल गए, उसको लिख दे रहे हैं कि यह बल, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, रेखा के अनुदिश
अनुदिश होता है। ठीक है, तो आप इसको आप याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो बल होगा इनके बीच जो भी बल होगा, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा, लेकिन इन्हीं की सीध में होगा, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। ठीक है, तो इनके बीच का दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा, तो पहला इक्वेशन तो ये बनेगा दोस्तों कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, किन्हीं दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेश के बीच मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। इसको इक्वेशन वो फर्स्ट मानिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बार बार यहाँ पर हम जिक्र करें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसलिए क्यों होगी, अगर समान आवेश हुए तो उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और विपरीत प्रकार के आवेश हुए तो उनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी F जो होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम लोग ऐड करते हैं तो F इक्वल्स टू मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2/r², ये इक्वेशन मिलेगा दोस्तों। जब यहाँ से हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, सबको पता है, और हम लोग उसको k लेट कर लेते हैं तो Q1 एंड Q2/r²। लेकिन फिर बाद में ये प्रयोग के द्वारा यह पाया गया कि इस जो k की वैल्यू होती है, वो होती है 1/4πε0। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है ε0। ठीक है, तो इतनी वैल्यू होती है इसकी, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहला है कूलाम का नियम। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। जहाँ पर जो ε0 होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कि ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर ये वायु होता तो इसके लिए अलग अलग होता है, तो हम लोग किसी माध्यम है तो अलग अलग है, तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, आगे मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा या, और इसकी वैल्यू क्या होती है हम आपको इसकी वैल्यू भी बता देते हैं। तो जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ठीक है, इतनी होती है। और इसका जो यूनिट हो जाएगा दोस्तों, वो यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कहेंगे सर कैसे निकालें, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसका इस तरफ मल्टीपल करिएगा दोस्तों, तो F × r² हो जाएगा। तो F का होता है न्यूटन और R का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ गई इतनी होती है। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर केवल कहेंगे सर आप ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो ε0 की वैल्यू हम बता देते हैं कि वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इतनी होती है ε0 की वैल्यू। और इसकी जो यूनिट होगी दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो आप इस आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया कि कौन कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम हो गया दोस्तों। आपको पूरा का पूरा हमने कूलाम का नियम लिख करके बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किताब और कापी लेकर बैठे होंगे दोस्तों, आप पक्का उम्मीद करते हैं कि आप इसका फेयर आप बना लेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा भी इसकी बीमा सूत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो ε0 का बीमा क्या होगा, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए तो ε0 की बीमा क्या होगी भाई, यहाँ से आप सॉल्व करिए इसको। देखिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसका बीमा निकालिए, तो आप यहाँ से मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट ε0 इक्वल्स टू Q1 Q2 क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 4πF × r², यही मिलेगा, चूँकि यहाँ से ε0 आ गया। अब इसकी बीमा देखिए कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो बीमा आपको बता दें हम कि Q1 Q2 की बीमा क्या होती है। Q है देखिए दोस्तों, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। अभी इसमें पहले बताया है ना हमने कि I बराबर Q/T, तो Q बराबर क्या निकलेगा, आपका IT निकल जाएगा। तो यहाँ से आप IT रखिएगा, तो I × T
इंटू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी अपॉन एफ है, तो एफ रहने दीजिए इसको। देखिए दोस्तों 4 पाई है, तो 4 पाई की कोई यूनिट तो होती नहीं है, कोई बीमा होती नहीं, तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है। आप सबकी बीमा लिख लीजिए। आई टी की क्या होती है, ए और कैपिटल टी होता है, और यहाँ से फिर से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटू कैपिटल टी, चूँकि आई जो होता है एम्पियर, एम्पियर की बीमा आई होती है, समय का टी होता है। और यहाँ से जो एफ है बल है, तो बल का होता है आपका एम एल टी माइनस टू, है ना, टी पावर माइनस टू ये होता है। और यहाँ से जो यल की आर की बीमा होगी, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, यल स्क्वायर होगी। ठीक है, तो जब इसको फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी बीमा आएगी दोस्तों, देखिए यहाँ से हम ऊपर जाएगा तो यम माइनस वन और हो जाएगा यल माइनस थ्री, और ए टी पावर हो जाएगा 4 और ए पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी एप्सिलॉन 0 की। ठीक, तो दोस्तों आपको हमको लग रहा है इतना समझ में आया होगा टोटल कूलाम का नियम तक। और हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। हमने आपसे कहा था ना दोस्तों कि ये वैद्युत आकर्षण बल से क्या होता है, थोड़ा सा रिलेट करता रहता है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और बात करेंगे वहाँ पर ये तुलना भी करेंगे कि इनमें से कौन सा बल अधिक स्ट्रांग होगा, वैद्युत आकर्षण बल अधिक स्ट्रांग होगा या फिर कूलाम का बल जो आवेश का वैद्युत बल आकर्षण होगा या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए अच्छी बात है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।